विद्यार्थी, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, सत्य असत्य है, सही जोड़ियां हैं, इनसे संबंधित हम छोटे प्रश्न देखते हैं। वीडियो के पूर्व भाग में हम देख चुके हैं जो आपकी कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक है हिंदी से संबंधित पद्य खंड के जो वन लाइनर हैं, छोटे प्रश्न हैं, उन्हें हम देख चुके हैं। इस भाग में हम देखेंगे गद्य खंड से जो छोटे प्रश्न हैं, वन लाइनर हैं, उन्हें हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर देखेंगे जिनसे आपके वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आ चुके हैं क्षितिज भाग 2 गद्य खंड पर। यहाँ जैसे आप विषय क्रम देख रहे हैं, पाठ का नाम दिया गया है, लेखक का नाम है और विधा का नाम है। पाठ के नाम है जैसे नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी है भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। लेखक के नाम है यह भी आप देख लें, किस पाठ के लेखक कौन है और विधा का नाम क्या है। इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी आप अवश्य देख लें। आगे हम देखते हैं पाठ 1 नेताजी का चश्मा। लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वयं प्रकाश जो लेखक हैं, उनका जन्म 1947 में हुआ। स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया। स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि स्वयं प्रकाश की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास बीच में विनय और ईंधन है। स्वयं प्रकाश को पहले सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। स्वयं प्रकाश का निधन सन 2019 में हुआ। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई हैं। नेताजी का चश्मा पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा या मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। अब 2022 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जो यहाँ पर वाक्य लिखा गया है 2022 में, इस वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर से बनी थी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा या मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे याद आने लगते हैं। आगे देखते हैं कैप्टन का काम चश्मे बेचने का था। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। नेताजी की मूर्ति फौजी वर्दी में थी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। इससे संबंधित प्रश्न 2023 में पूछा गया। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। इससे संबंधित प्रश्न वर्ष 2024 में पूछा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर मोतीलाल थे। नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा नहीं था। चश्मे वाले की भक्ति के सामने हालदार साहब नतमस्तक थे। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। अब हम देखते हैं पाठ 2 से संबंधित कुछ वाक्य। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म सन 1899 में हुआ और मृत्यु सन 1968 में हुई। विधा का नाम है इनकी रेखा चित्र या गौड़ विद्या। अब लेखक के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। 15 वर्ष की अवस्था में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। राम वृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचनाएं पतितों के देश में यह उपन्यास है, चिता के फूल यह कहानी है, अम्बपाली यह नाटक है और माटी की मूर्तें यह रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें यह संस्मरण है। इससे संबंधित प्रश्न भी 2022 में पूछा गया था। यह
वाक्य ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ सकते हैं, जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आवेदक, उनके लिए भी यह वीडियो बड़ा ही लाभदायक होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण बीमारी था। बाल गोविंद भगत कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। आगे देखते हैं, बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा स्वस्थ और बोधा था। बाल गोविंद भगत अपनी जीविका खेती बाड़ी करके चलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और कबीर के ही पद गाते थे। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। वह अपने खेतों में धान की रोपनी करते थे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक मास से शुरू होकर फागुन मास तक चलती थीं। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम ही प्रेम का संबंध मानते थे। कुहासा शब्द का अर्थ कोहरा है। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा पुरवाई कहलाती है। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ सन्नाटा है। सवेरे किया जाने वाला जलपान कलेवा कहलाता है। प्रातः काल की लालिमा लोही कहलाती है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई ना था। इससे संबंधित प्रश्न 2022 और 2024 में पूछा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी है। इससे संबंधित प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है। अब देखते हैं हम पाठ 3। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। लेखक का नाम है यशपाल, जिनका जन्म सन 1903 में हुआ और मृत्यु 1976 में हुई। इनकी विधा का जो नाम है वह है व्यंग्य विधा, जो गौण विधा के अंतर्गत आती है। अब लेखक के संबंध में यहाँ कुछ परिचय दिया गया है। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में तथा बीए शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। यशपाल स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी गए। यशपाल की रचना में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है तथा यशपाल यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यशपाल के कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वदुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात आदि यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। लेखक यशपाल कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक यशपाल ने सेकंड क्लास ट्रेन का टिकट लिया। सफ़ेद पोष का शाब्दिक अर्थ भद्र व्यक्ति होता है। अब पाठ 4 से संबंधित भी कुछ यहाँ पर वाक्य हम देखेंगे। आप यहाँ पर जो सन देख रहे हैं, अर्थात जो वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य से संबंधित प्रश्न उक्त सन में पूछा गया है। यहाँ जो सन लिखे गए हैं। तो अगला पाठ है, पाठ का नाम है एक कहानी है भी। लेखक का नाम है मन्नू भंडारी। इनका जन्म सन 1931 में हुआ और मृत्यु 2021 में हुई। आत्मकथा इनकी विधा है और गौण विद्या है। मन्नू भंडारी का जन्म गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु यह कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास हैं। इससे संबंधित प्रश्न 2023 में पूछा गया है। मन्नू भंडारी ने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। मन्नू भंडारी के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास मन्नू भंडारी को बहुत अच्छा लगा। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी विषय की प्राध्यापक थीं। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास को माना गया है। आगे हम देखें, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 को देश का स्वतंत्र होना। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता एवं हिंदी प्राध्यापक शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। अब अगला पाठ है, पाठ 5। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म 1977 में हुआ। विधा का नाम है इनका व्यक्ति चित्र, गौण विद्या। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम वाक्य यहाँ पर देखेंगे। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ।
यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। यतीन्द्र मिश्र ने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां की 80 वर्ष की उम्र में साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां का वास्तविक नाम अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है और रीढ़ अंदर से पोली होती है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु अली बख्श खां थे। बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन सुलोचना थी। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से विख्यात है। बिस्मिल्लाह खां की अपार श्रद्धा काशी विश्वनाथ में थी। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। इस धरती पर शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक माना गया है। शहनाई शुभ कार्यों में बजाई जाती है। शहनाई को सुसिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। फूंक कर बजाए जाने वाले सुसिर वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, नागस्वरम, बीन है। आघात से बजाए जाने वाले धातु वाद्य यंत्र में झांझ, मंजीरा और घुंघरू हैं, जिन्हें घन वाद्य कहा जाता है। चमड़े से मड़े अवनबद्ध वाद्यों में तबला, ढोलक, मृदंग आदि हैं। डुमराव में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ तथा शहनाई को बजाने में काम आने वाली रीढ़ के लिए घास भी डुमराव में पाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अब हम अगला पाठ देखते हैं, पाठ 6। पाठ का नाम है संस्कृति। लेखक का नाम है बदंत आनंद कौशल्यायन। इनका जन्म सन 1905 में हुआ और मृत्यु सन 1988 में हुई। विधा का नाम है निबंध और इनकी प्रमुख विधा निबंध है। बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बदंत आनंद कौशल्यायन लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। इनकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आय, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि है। बदंत आनंद कौशल्यायन गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विशेष प्रभावित थे। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को संस्कृति का परिणाम कहा है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार न्यूटन ने किया। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। बदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम हरनाम दास था। अब भाषा बोध, यहाँ पर हम कुछ और जो आगे जानकारियाँ दी गई, जैसे भाषा बोध। अवधी भाषा आज उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत या वार्तालाप संवाद कहलाता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं जीवन यात्रा या संपूर्ण जीवन का वर्णन आत्मीयता से व्यवस्थित रूप से रखता है। वाक्य में जब क्रिया अपना रूप बदलती है, कभी क्रिया कर्ता के अनुसार, कभी कर्म के अनुसार अपना रूप बनाती है, क्रिया का यही रूप वाच्य कहलाता है। अब वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जो यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इनसे संबंधित जानकारियाँ, जो आगे व्याकरण संबंधी जानकारियाँ दी गई हैं, इन्हें हम वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। अभी हमने जो पाठ 1 से पाठ 6 तक मुख्य वाक्य देखे, इन वाक्यों को आप तैयार अवश्य करें, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपके मुख्य प्रश्न जो परीक्षा में पास होने के लिए मदद करते हैं, वह प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं। जैसे रिक्त स्थान हैं, सत्य असत्य हैं, सही जोड़ियाँ हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वो इन्हीं वाक्यों से बनाए जाते हैं। तो इन वाक्यों को आप अवश्य तैयार करें। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी, जो जानकारी यहाँ पर दी गई वन लाइनर से संबंधित या छोटे प्रश्नों से संबंधित, यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और अपने अन्य साथियों में भी इस वीडियो को शेयर करें।
आप चाहते हैं इस प्रकार की अन्य जानकारियाँ भी देखना, आगे पब्लिश होने वाली वीडियो जी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो पब्लिश किया जाता है नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।